बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हर रज़ा। मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपना दिन का आगाज़ अच्छे से आपने अपने दिन का आगाज़ किया होगा। आप कैसी हैं ज़ारा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फ़हीम? कल आपकी तबीयत ख़राब थी और आपने नाज़रीन को बताया होगा? नहीं, नाज़रीन को पता था। पता था उन्हें हाँ, कि मेरी तबीयत खराब है। जी। ठीक है। आप नहीं आए थे कल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बेहतर हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस वो ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा सा मैं एक सेहत के हवाले से थोड़ा सा परेशान। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन पूरा रेस्ट करने के बाद। और आज हम बड़े ही एक अहम पॉइंट पे जो है वो बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान में भी ज़रा बड़े शदीद किस्म के हालात थे। और अभी तक कोरोना वायरस के जो पाकिस्तान में जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं, मतलब टोटल जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है वो 3,20,000 से जायद लोग हैं। और जिनमें से 6,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी हमारे बहन भाई, उनका इंतकाल भी हो चुका है इसी कोरोना वायरस की वजह से। और अभी जो हाल ही में जो एक खबर जिसके बारे में हमने सुन के हमने सोचा कि फ़ौरन इस बारे में बात की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर के महीने के मिड में स्कूल्स वगैरह खुले और मुकम्मल तौर पर शादी हाल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो खोल दी गई। अभी हाल ही में कराची के 3 सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। तो क्या तालीमी इदारे ज़रा खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, ये एक बड़ा एक अहम सवाल है। फ़हीम, यहाँ मैं ये कहूँगी कि हमने पहले जब देखा, जब एक्सट्रीम लॉकडाउन था और लोग वाकई SOPs फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने इसको बहुत ही लाइटर नोट पे लेना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले SOPs फॉलो हो रही थी, अब उस तरह से लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। मास्क, बहुत ही कम लोग हमें नज़र आते हैं जो कि मास्क पहने हुए होते हैं। इज्तिमात हो रही हैं, गैदरिंग्स में लोग जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में इतना रश होता है। इवन वीकेंड्स पे तो बाकायदा वेटिंग चल रही होती है, इतना रश होता है रेस्टोरेंट से, मॉल्स में रश है। तो ये सारी वजूहात हैं जो कि सबब बन रही हैं। कोरोना वायरस के रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं। और जी हाँ, वज़ीर आज़म साहब का भी अभी रिसेंटली वो एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर SOPs को सही तरह फॉलो नहीं किया गया तो हमें बहुत सारे सेक्टर्स पे दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये ऐसा ही होगा क्योंकि सितंबर के आखिर से ये केसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और ये अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो दोबारा से बंद करना पड़ेगा सारा कुछ। और ये यकीनन ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं, तो इसका सिर्फ वाहिद जो रास्ता है वो SOPs को फॉलो करना ही है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक तजज़ियाकार भी मौजूद है। उनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाह रहा हूँ। छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही है और पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि रोज़ 10 से 12 अमवात जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की और आवाम को कितना सीरियस होना चाहिए, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में इसी हवाले से ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, शुजा हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुजा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाइए। ज़बरदस्त। शुजा भाई, अभी हम वक्फे से पहले जो बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से मतलब जो सरकारी कॉलेजेस हैं, एक गुलबर्ग में है, गुलिस्तानी जौहर में है, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तस्दीक हुई है। तो ये तालीमी इदारों को खोलना क्या हुकूमत का सही फैसला था या थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था, या किसी एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत खोलना चाहिए था? क्या ख्यालात हैं आपकी, क्या राय है आपकी? फ़हीम, देखिए हमारे मुल्क को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक आउटेज हो जाती है, अचानक लाइट चली गई बैठे बैठे। फिर आपके यहाँ इंटरनेट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कंप्यूटर्स की या टैबलेट्स की या फ़ोन्स वगैरह की। तो हमारे लिए सबसे अच्छा आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप ऑनलाइन स्टडीज़ जो है, पूरी दुनिया में जो है अब ऑनलाइन स्टडी पे फोकस हो रहा है। ठीक है, आप घर बैठ के अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ख़ासतौर पर इन हालात में जब ये कोरोना ने एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली है।
तो हमें जो है वो सबसे आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हम घर से बैठ के अपना ऑनलाइन स्टडी करें। सर लेकिन ये तो प्राइवेट स्कूल्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या कॉलेजेस, तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जी। तो ऐसे में वो लोग क्या करें जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, सरकारी कॉलेजेस में, जैसे कि अभी कल फ़हीम ने बताया 3 जो कॉलेजेस को सील कर दिया गया है, कोरोना की तस्दीक हो गई है काफ़ी। देखिए ये एक ऐसी आफत है जो हमें नज़र नहीं आ रही। कोरोना जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई हम उसको देख नहीं सकते कि अगर हम देख लें तो बचें उससे। तो अब इसके सिम्टम्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, एहतियात करनी है। जो चीदा जो एहतियातें हैं कि हर वक्त अपने हाथ धोना है, गला साफ़ रखना है। सबसे पहले ये वायरस जो है गले को पकड़ता है, तो हमने गर्म पानी से थोड़ी देर बाद गरारे करते रहना है जी। नाक साफ़ करते रहना है। हम लोग वज़ू करते हैं दिन में 5 दफ़ा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए। तो ये सारी इसकी एहतियात हैं। उसके बावजूद हम कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि जनाब आपको कोरोना नहीं लगेगा, मुझे कोरोना नहीं लगेगा अगर मैं सारी चीज़ें करता हूँ तो इसकी बस सारी एहतियातें हैं। और परवरदिगार का करम है पाकिस्तान पे कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में कहीं 15-20 मुल्कों में भी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही। अच्छा शुजा भाई, अभी जिस तरह ज़हरा कह रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन ही ठीक नहीं था क्या, और जो प्राइवेट सेक्टर पे तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू किया जा सकता था, मगर जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये कितना अच्छा मौका था कि हम सरकारी इदारों को, सरकारी तालीमी इदारों में हम उसको थोड़ा अपग्रेड कर सकते थे और एक प्रॉपर एक सिस्टम बहाल कर सकते थे ऑनलाइन एजुकेशन का। एग्जैक्टली। फ़हीम देखिए, हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे जैसे ही नई गवर्नमेंट आई थी तो हम समझते थे कि इमरान खान साहब जो है वो एक इनकलाब लाएंगे तालीमी मैदान में, जैसा कि उन्होंने स्लोगन भी उनका ये था कि हमने यकसा तालीमी निज़ाम होगा और सारे हम तबक़ात ख़त्म कर देंगे। और यही एक मसले का हल है। हमारे मुल्क में जो आबादी है उसको एक कौम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यकसा तालीमी निज़ाम हो और सब का जो है मेंटल लेवल सेम हो। मेंटल लेवल सेम कैसे होगा कि सब 100% एजुकेशन हो जाए। ये एक आइडियल सिचुएशन है कि 100% एजुकेशन हो जाए, लेकिन बहरहाल हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यही मौका था जब हम ये जो आपने बड़े आराम से कह दिया कि ना प्राइवेट स्कूल्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों स्ट्रेटजीज नहीं बनाते कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम हो, हर किसी को वाईफाई अवेलेबल हो, हर किसी को जो है वो इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो हर किसी की। तो हम क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को अपना इसमें नेटवर्क में लाएँ कि जनाब हर कॉलेज और हर स्कूल जो है वो ऑनलाइन स्टडी जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त हुकूमत को सोचना पड़ेगा, ये इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आलमी वबा है जिसका अभी तक कोई क्योर जो है दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल। और एहतियात ही इसका एक क्योर है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले अच्छे इकदाम किए जिसको सबने अप्रिशिएट भी किया। एक्सट्रीम लॉकडाउन की तरफ हम गए, अब दोबारा कराची में केसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस मौके पर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या फिर से वही सारी चीज़ें करनी चाहिए, या जो अभी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम हैं वो तरीक़ेकार ठीक है? ज़रा मैं इस मामले में तो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूँ कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर एक आदमी की रोज़ की दिहाड़ी जो है ना उसका सबसे बड़ा मसला है। हमारे यहाँ 40% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और अपना रोज़गार तलाश करते हैं, और अगर उनको दिहाड़ी मिल जाती है तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, नहीं तो वो परेशान होते हैं। तो उसके लिए हमें एकदम से अगर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो लोग कोरोना से मरे ना मरे, भूख से डेफिनेटली मरने लगेंगे, अल्लाह ना करे। तो हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही जाना है। सिंध गवर्नमेंट को भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तवज्जो देनी होगी। और सबसे बड़ी बात, हमें लोगों में ये शऊर बेदार करना होगा कि पब्लिक गैदरिंग्स से जितना मुमकिन हो सके बचें। बाज़ार खुल गए हैं, संडे बाज़ार, मंगल बाज़ार, पीर बाज़ार, यू नेम इट, और वैसे मार्केट में लोग आम फिर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया होना, किसी को इतना मालूम ही नहीं है। हमारे तो लोग अभी इसको संजीदगी से लेते नहीं हो, कौन सा कोरोना यार, ये सब यहूदियों की साजिश है और ये तो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज पे आप कितना भी बात कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हकीकत ये है कि कोरोना एक हकीकत है, ये एक आलमी वबा है। सही। और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं। सर इस बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा बीच में आ गया सर। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुजा हैदर साहब। आप एक तजज़ियाकार हैं और हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। वक्फे से पहले शुजा साहब आप ये फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ जो मुआशी सूरत हाल है, मतलब जिस तरह गुर्बत है, तो अगर सब कुछ बंद हो जाए लॉकडाउन में तो हमारा गुजारा नहीं है, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर वाकई ऐसी ही सूरत हाल है और हमें क्या इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा है कि हम अगर लॉकडाउन हो गया तो भूख से मर जाएंगे, इस वजह से हम एहतियाती तदाबीर जो है उनको फॉलो करना शुरू हो जाए? जी हाँ फ़हीम, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ जो है क्योंकि तालीम का रेशो कम है तो ज़ाहिर शऊर का रेशो भी उसी हिसाब से तालीम शऊर देती है, इंसान को इल्म जो है वो आगाही देता है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक वबा है। आप जो अनपढ़ या विलेजर्स उनको तो छोड़ें, आप शहर में भी बात करें, अच्छे माकूल आदमी से बात करें, कहते हैं यार क्या कोरोना यार, ये सब यहूदियों की साजिश है यार, ये खौफ का खेल है और वगैरह वगैरह। वो मैं कह रहा हूँ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बहुत सारी चल रही हैं, वो सब अपनी जगह हैं, उनमें कितनी हकीकत है कितना फसाना है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन कोरोना ये एक हकीकत है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। जी अच्छा सर, आज कल मौसम भी तब्दील हो रहा है, हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं और सर्दियों में वैसे भी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो अब किसी को भी ज़रा सा नज़ला होता है या गला ख़राब होता है तो लोग डर जाते हैं कि कोरोना है। तो क्या कोई डिफ्रेंशिएट किस तरीके से इसको किया जा सकता है? वाहिद टेस्ट ही इसका हल है या फिर किसी और तरीके से भी इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? अच्छा देखिए, जैसे मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले हम वक्फे में बात कर रहे थे कि इसका डेथ टोल जो है ना सिर्फ 2% है। यानी अगर 100 आदमियों को कोरोना हो जाता है तो उसमें से मुश्किल से कोई 2 अफराद मरेंगे। अब वो 2 अफराद कौन हो सकते हैं, उससे आपने बचना है, ठीक है। तो इसका जो है हमें पैनिक में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि जनाब बस कोरोना हो गया तो हम बिल्कुल खौफ में मुब्तला हो जाएं और घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो घबराना नहीं है और इसका ये जितना इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा उतना ही आप कोरोना से अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो आपने अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, अच्छी नींद, आप 7 घंटे सोते थे तो 8 घंटे सोएं और सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ। कोशिश करें कि बाहर की खुराक जो है वो बाज़ार के ठेलों की ये सब खाना पीना, इससे एहतियात करें और अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें। फल का इस्तेमाल करें, रोज़ एक सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये एक सेब डॉक्टर को मारना नहीं है बल्कि एक सेब खाना है तो डॉक्टर दूर रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा वैसे अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं पिक्चर में, तो मैं चाहता हूँ कि हम वापस आएँ तो आके इस हवाले से खुद तौर पर बात करें कि माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इसको एक अरसा हमारे साथ ही रहना है, वैक्सीन आने के बाद भी ये बीमारी तो रहेगी ही रहेगी, ठीक। तो इससे हमें किस तरह इसके साथ चलना है, किस तरह हमने इससे बचना है और गुजरना है, क्योंकि ये सिर्फ इस कुछ वक्त की बात नहीं है, ये बात एक लंबे वक्त की है। तो हमें इस हवाले से क्या जो है वो हिकमत अमली बनानी है और सीरियस किन किन चीज़ों में होना है, इस बारे में बात करें। दोस्तों छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात करें आज हम कोरोना के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुजा हैदर साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे फ़हीम बात कर रहे थे कि कोरोना जो है वो अभी है और वैक्सीनेशन आ भी जाती है तो हमें नहीं पता कि हमें कब ये जो है कोरोना ख़त्म होगा। वी हैव टू लिव विद इट। तो इसके लिए सर अभी हम ऐसा क्या लाइफस्टाइल फ़ॉलो करें या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर तो हम फ़ॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम फ़िलहाल तो इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, इलाज तो इसका अभी तक कोई है नहीं। देखिए, इम्यून सिस्टम का तो मैंने आपको बताया कि आपने सेहतमंद रहना है, सेहतमंद ग़िज़ा खानी है, आराम ज़्यादा करना है, अपना स्लीपिंग आवर्स बढ़ा देने हैं। जी रह गई ये बात कि अब हमें इसके साथ रहना है। तो मैं आपको बताऊं, फिर मैं जापान की मिसाल दूंगा कि जापान में आज से 20 साल पहले भी जब लोग जो बाहर निकलते थे तो सब मास्क लगा के निकलते थे। उस वक्त कोरोना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जापानी कौम में इतना शऊर है कि हमारे जो मुंह से जो जरासीम नाक से निकल रहे हैं बाज़ वक़्त, जैसे ही उनको किसी को ज़ुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए, फ़ौरन वो मास्क लगा के निकलता है। तो मैंने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखी थी कि जनाब
जापान कोरोना से पहले और जापान कोरोना के बाद। तो कोरोना से पहले भी 40% लोग पब्लिक में जो है मास्क लगा के फिरते थे और कोरोना के बाद भी यही हाल है। अच्छा, मैंने थाईलैंड में भी देखा, वहाँ पे भी लोग जो है वो मास्क लगाते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट आते हैं ना दुनिया भर से, तो वो उन्होंने खुद से ही मास्क लगाए होते हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं। तो उस मास्क का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता है कि बाहर के जरासीम मुझे ना लगे या मेरे कोई जरासीम किसी दूसरे तक ना पहुंचे। तो ये एक बेहतर सोसाइटी का इंडिकेशन है कि आप दूसरे का एहसास करते हैं, अपने साथ साथ दूसरे का भी एहसास कर रहे हैं कि अगर मुझे नज़ला है तो वो वायरस किसी और को ना लगे। ठीक है, सिर्फ देखिए जो असल मसला है जिस हवाले से हम बात भी कर रहे हैं कि बहसियत कौम हमें ये एहसास कैसे हो सकता है कि ये एक संजीदा मसला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हमें लाइफ स्टाइल हमारा बड़े, हम जो एक हमारा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बना था और हमारी 99% आबादी जो है मुसलमानों की है। तो इस्लाम ने बड़ा अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कि आप वज़ू करते हैं दिन में 5 दफ़ा, आप हर वक्त पाक रहते हैं, आप सफाई नस्फ़ ईमान है कहा गया है। तो हमें साफ़ सुथरा रहना है। ख़ास तौर पे कराची में इदारों को इस बात का ख्याल रखना है कि जनाब सफाई गंदगी जो है उठाएं, शहर को साफ़ रखें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम साफ़ दें कि पब्लिक वो देखें ना, एक चिंची में 20 आदमी या 10 आदमी बैठे हुए लटके हुए हैं, अब वो कहाँ से आप उनसे कहें जनाब सोशल डिस्टेंसिंग रखो। मगर सर देखिए, चिंची वाला तो नहीं फॉलो करवा सकता, मगर ये जो बड़े बड़े इदारों को जिस तरह एयरपोर्ट पे हो सकता है, बड़े बड़े जो दफातर हैं वहाँ पे हो सकता है, तो सरकारी जितने इदारे हैं वहाँ पे हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल अदा करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर करें, आप सर्कुलर रेलवे चलाएं, बसेस दें कि शहर में, शहर से कूड़ा उठाएं, दरख्त लगाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करेंगी और जरासीम हर इन सब चीज़ों से सफाई होगी तो जरासीम अपने आप मरेंगे। और सब गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम को भी संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि अब आवाम जो है बहुत रिलैक्स हो गई। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि अब हम उस तरह से लोगों को SOPs फॉलो करते हुए नहीं देख रहे जिस तरह से पहले लोग कर रहे थे। देखिए ज़हरा, बात यह है कि आम आदमी तो उसे कहा ही अवाम जाता है कि वो उसकी एक आम सोच है। देखिए, यही मैं हूँ, मैं बगैर मास्क के हर जगह फिरता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं किसी दूसरे मुल्क में जाता हूँ वहाँ पे मुझे कहा जाता है कवर योर नोज़, तो मैं फ़ौरन मास्क लगा लेता हूँ। तो ये क्या है कि एक सिस्टम दिया गया है, सिस्टम देने वाले इदारे जो हैं वो मजबूत हैं, तो आपको एक सिस्टम दे रहे हैं। यही सिग्नल पे जाके मैं रुक जाता हूँ, दूसरे कंट्री में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सिग्नल देखता हूँ, मैं इग्नोर कर जाता हूँ, रोड क्रॉस कर जाता हूँ। तो उसकी वजह क्या है कि इंस्टीट्यूट्स को जो है अपना रोल अदा करना होगा। सर हमारे यहाँ ये देखें, जैसे ये एक मास्क है, हमारे यहाँ पे मास्क लगाने का तरीका जो है ना, ज़बरदस्ती जो लगवाया गया है सर, वो ऐसे ये एग्जैक्टली या ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा तरीका है बॉस? यहाँ इसका मुझे फ़ायदा भी बता दें ज़रा कि इस तरह ये अगर पुलिस आके पूछ रही है आपसे, तो उन्होंने कहा हुआ कि मास्क लाजमी लगाना है, तो हर बंदे ने ना यहाँ पे ऐसे मास्क लगाया। अरे मतलब डंडे के जोर पे भी लगाया और वो भी ऐसे लगाया, तो फायदा नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ भी मेरे प्रोड्यूसर कह रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, लगा के दिखाएं। ये ले भाई, ये देखें, ये मास्क ऐसे। और सही तरीका तो ये है ना कि आपको यहाँ पे ऐसे बिल्कुल कवर रखे हैं आप सारा, कि ये मास्क लगा हुआ है आपका, आपको पता है कि आप खुद भी बचे हुए हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा। वही मसला ये कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो मास्क लगा रहे हैं ना, उस पर फिर ये शक होता है कि कोई वारदात तो करके नहीं है। अभी आप देखो मरकजी मुस्लिम मोटरवे का जो मुस्लिम था वो मास्क लगाए फिर रहा था। तो किसी का अगर उधार देना हो तो फिर आप मास्क लगा उसके सामने से गुजर जाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो अच्छा खैर, तो ठीक है, हुकूमत को इस वक्त जो है मतलब जो रियासत की तरफ से उठाए गए इकदाम होते हैं वो सबसे बड़े पैमाने पे होते हैं और वो लोगों तक डायरेक्टली जो है ना पहुंचते हैं उनकी बात। तो हुकूमत को इस वक्त किस किस्म का फैसला करने की ज़रूरत है, लोगों को एहसास दिलाने के लिए और सबको SOPs फॉलो करवाने के लिए? क्या सख्ती की जाए, क्या किया जाए, इस बारे में बताइए। देखिए, इसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो यही है कि तालीम को आम किया जाए, तालीम 100% करने की कोशिश की जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप जिस स्लोगन पर आए थे, 2 मेन पॉइंट थे आपके कि अदलिया आपने बहाल करनी है, तहरीक इंसाफ आपने अपनी तहरीक कि आपने जुडिशरी सिस्टम अपना बेहतर करना है, और तालीम को आपने कहा था कि तालीम में एक पूरे रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो अगर यही 2 काम इमरान खान साहब अपने 5 साल टेन्योर में कर जाएं तो मैं समझूंगा कि ये मुल्क पे, पूरी कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि तालीम जैसे मसाइल हल हो जाएं तो हमारे
कोरोना क्या और भी बहुत सारे जो रोना है वो सारे सही हो जाए। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अलग मौजू पे बात करेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हम बात करेंगे अब सिंध भर में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है उसके हवाले से। कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से अस खुद नोटिस की समाअत की और उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक पे काफ़ी उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया है। और कल वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ जिसमें बिजली, गैस और जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उस पर भी इमरान खान और जितने वज़रा हैं उनमें भी बहस हुई। और फ़हीम, पहले भी ज़रा चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से बड़े सख्त किस्म के जो है ना वो बयान दिए थे और उसके बाद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। ऐसे लगता है जैसे चीफ जस्टिस साहब के जो कही हुई बातें थी वो किसी पे कोई असर नहीं करके गई हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह लोड शेडिंग होती रही, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होती रही और आवाम बड़ी तकलीफ़ में रहे। बिल्कुल। और फ़हीम, कराची में आजकल वैसे ही हीट वेव अलर्ट जारी है, उसके बावजूद बिजली नहीं आ रही। टैरिफ ज़्यादा हो गया है, जो बिजली पहले पर यूनिट 1 रुपये 9 पैसे में मिलता था वो 2 रुपये 79 पैसे का हो गया है। टैरिफ ज़्यादा हो गया है, बिजली मिल नहीं रही, लोड शेडिंग जारी है। पीक आवर्स का एक अलग वो पूरा मामला है कि आपको इस वक्त से लेके इस वक्त तक आपको बिजली का इस्तेमाल जो है कम से कम करना है, वरना आपको उसकी जो कीमत है वो अलग अदा करनी पड़ेगी। ये भी बड़े एक अजीब से मामले में फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे कराची के अवाम। तो हमारे साथ आज इसी हवाले से बात करने के लिए एक तजज़ियाकार मौजूद हैं। आपसे हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत होती रहती है हमारे अपने शो में। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या आप लोगों के घर भी लाइट जाती है? नहीं। आप कहीं मलीर कैंट में तो नहीं रहते? मैं रेड जोन में रहता हूँ। अच्छा, रेड जोन में रहते। नहीं सर, तो मतलब ये लाइट चले जाना, लोड शेडिंग का मामला, ये कब तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो ये बिजली का मामला है, पावर जनरेशन का मामला है और आगे सप्लाई और उसके बाद आगे कंज्यूमर तक पहुंचना और वो इस्तेमाल करता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो अब सबसे पहले अब आम बंदे को तो समझ ही नहीं आएगी ना हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान के साथ बिजली के मद में और स्पेशली हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है इसके साथ एक सैबोटाज कह सकते हैं। और ये हाइब्रिड वार का एक हिस्सा, 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा ये कराची के साथ ये हो रहा है। क्योंकि आपके पास एक चीज़ है और आप देते नहीं हैं, या आपके पास एक चीज़ है आप दे नहीं सकते, आपके पास एक चीज़ है आप देना नहीं चाहते, तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? एक तो चीज़ है कि आप किसी से कहते हैं कि मुझे 100 रुपया दे दो, उसकी जेब में 75 रुपीज़ हैं, वो दे नहीं सकता। वो 75 रुपीज़ उसके पास हैं तो वो नहीं दे सकता 100 रुपया। एक से मांगते हैं आप 100 रुपीज़ दे दो, उसके पास 150 रुपीज़ मौजूद हैं, वो फिर भी 75 देता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? और वो उसके किसी फ़ायदे के भी नहीं है बाकी 75। सर चीफ जस्टिस साहब ने भी एक इसी से मिलता है एक बयान दिया हुआ है कि ऐसा लगता है कि आप कराची से बिल्कुल वफादार नहीं हैं और ऐसा जो जिस तरह आप अवाम के साथ रवैया रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई शर्मा नामी आदमी या कोई बॉम्बे की कोई पार्टी है जो मतलब अवाम को इस तरह तकलीफ में लेके आ रही। तो अब ये जानबूझ के क्यों होता है और फिर हुकूमत की जो गलतियां हैं उनसे इस तरह की निजी कंपनियां जो है फ़ायदा उठाती हैं? ये भी कल चीफ जस्टिस साहब ने जो है इस हवाले से बात की। एक वक्फा आ गया, तो वक्फे के बाद आते हैं तो बात करते हैं, यहीं से आगे बढ़ाते हैं बात को। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। उस हवाले से हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं मेजर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इसी हवाले से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे लोड शेडिंग के हवाले से। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टैरिफ बढ़ रहे हैं और बाकी दुनिया को देखो तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम अभी तक इसी परेशानी में, इसी जहनी असियत में अटके हुए हैं कि लाइट कब आएगी। तो सर, और वक्त से पहले आप जिस तरह कह रहे थे ना कि सर कह रहे थे कि हमारे पास क्या बिजली उतनी है नहीं देने के लिए या हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो किस तरह आप देखते हैं सारी चीज़ों को? अभी जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है बिजली की वो है तकरीबन 25,000 मेगावाट। ठीक है। और जो सप्लाई हो रही है वो है 22,000 मेगावाट। और पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है जनरेशन की वो तकरीबन 37,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। अच्छा। प्रोडक्शन जो है वो 37,000 मेगावाट है और इस वक्त ज़रूरत जो है ना 25,000 मेगावाट। अच्छा। और मिल रही है 22,000 मेगावाट। उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है उससे करने के बाद पाकिस्तान के पास इतनी बिजली की प्रोडक्शन हो सकती है, बल्कि हो रही है अगर करें तो, कि ये अपने हमसायों को दे सकते हैं बिजली। स्पेशली ईरान और अफगानिस्तान को अगर चाहिए हो तो बिजली पाकिस्तान उन्हें दे सकता है। हम खुद बिजली तैयार करके अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। जी जी। और स्पेशली जो कराची है, कराची के लिए आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितनी 1000 मेगावाट या जितनी भी चाहिए जी। तो कराची के बिल्कुल साथ ही ये जो जमपीर का इलाका है नूरियाबाद के पास, जी जी, यहाँ पे जो ये टरबाइंस लगी हुई हैं, विंड टरबाइंस। इन विंड टरबाइन, एक टरबाइन जो है ना 1.5 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है जी। और तकरीबन ये IPPs हैं और इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन वाले हैं ये लोग। तो ये एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता, यहाँ पे तकरीबन 20 या 25 यहाँ पे और टोटल IPPs हमारे पास है 42 पाकिस्तान में। और ये जो जमपीर में लगी हुई हैं इनकी प्रोडक्शन अंदाजे से तकरीबन 2000 मेगावाट है। तो वो कराची को मिलती है? जी, कराची को मिलती है, वहाँ से भी मिलती है, क्योंकि बिजली की असल में प्रोडक्शन आपकी फर्नेस ऑयल से होती है, आपकी गैस से होती है, सबसे ज़्यादा आपकी सुई गैस से होती है बिजली की प्रोडक्शन। अच्छा। उसके बाद आपकी हाइड्रो पावर है और एक ऑयल से भी होती है दूसरे से। तो उसके अलावा ये जो IPPs है यहाँ से भी होती है बिजली। सबसे सस्ती तो धूप और हवा से हुई ना जी। हवा से तो सस्ती ना कहना, हवा से जो बनती है वो फ्री है। सही है। उसमें जो आपकी एक टरबाइन एक दफ़ा आपने लगा दी ना, और उसकी जो अभी तक इधर जो लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए इनको, 4 साल 8 साल 3 साल इस तरह से वो लगती जा रही हैं। तो यहाँ पे इन टरबाइंस को किसी किस्म का कोई वेयर एंड टेयर अभी तक नहीं हुई और ये हर वक्त चल सकती हैं और चलती हैं मुसलसल, परपेचुअली ये चलती हैं और आपको 1.5 मेगावाट एक टरबाइन आपको देती है। और ये यहाँ पे लगी हुई है 20-25 कंपनीज़ की। 20-25 कंपनीज में से हर कंपनी की तकरीबन 30 to 40 के करीब लगी हुई है। ये फिगर्स में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है, मगर कुल मिला के यहाँ पे तकरीबन 2000 मेगावाट यहाँ से मिल सकती है। सही 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 जी। तो एक वक्फा आ गया सर, वक्फे से वापस आते हैं ना तो फिर बात करते हैं कि गैस और तेल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो इससे सस्ती बिजली और ज़्यादा बिजली हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? इतनी जिद्दत वाले दौर में हम रह रहे हैं, तो इस बारे में बात होगी दोस्तों। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हमें स्पॉन्सर किया है कैडबरी मोरो ने, जो कि कैरमल और चॉकलेट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको अपनी एनर्जी कम महसूस हो रही है तो आप भी कैडबरी मोरो खा सकते हैं। तो फ़हीम, आपकी भी अगर आपको लगे एनर्जी कभी लो फील हो, एनर्जी कम की बात होती है तो मेरी तरफ तो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ ताकि आप खा सकते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। और जो हमें देख रहे हैं वो लोग भी। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करें। आज हम बता दूं कि आपको भी एक आध डब्बे की अशद जरूरत है। जी जी, मैं तो खाती रहती हूँ रोज, एक डब्बा नहीं, सिर्फ एक चॉकलेट। रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं बिजली
की हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से। से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान के पास जो बिजली की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है, लेकिन क्या वजह है, बिजली पैदा नहीं हो रही या बिजली पैदा हो रही है और फिर भी लोगों को मिल नहीं रही, तो इसके पीछे क्या वजूहात है? आपको मैंने बताया कि पहले ये जो विंड टर्बाइन्स के बारे में बताया कि ये, और मैक्सिमम जो है ना ये लगी हुई हैं यहाँ पे जमपीर के इलाके में, तकरीबन 19 के करीब हैं जो वो चल रही हैं, और तकरीबन 11 के करीब ऐसी हैं कि जो नेक्स्ट ईयर हो जाएंगी, उनसे भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बिजली पैदा करने की ये जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ, बगास से जो गन्ने का वो जो होता है भूसा, बगास से बिजली पैदा करती है, और कम से कम जितनी भी बड़ी आपकी फैक्ट्रियाँ मिलें हैं 20 मेगावाट या इससे ज़्यादा पैदा करती हैं, 20-30 मेगावाट करती हैं। वो कम से कम ज़्यादातर ये सिंध में है, और उसमें मैक्सिमम जो कराची के करीब वाले हैं, तो वो भी उनकी जैसी पावर जनरेशन होती है, वो भी उसमें अगर शामिल की जाए। और एक चीज़ तो वो बहुत छोटे लेवल पे है उसके प्रोडक्शन के हिसाब से, जो अभी सोलर सिस्टम है, इससे लोग ख़ुद अपनी बिजली पैदा करते हैं और अपना इस्तेमाल करते हैं। बल्कि सोलर सिस्टम से होता ये है कि अभी वापडा ने लगा दिए हैं रिवर्सिबल मीटर्स लग गए हैं। आप अपने घर में या फैक्ट्री में या ऑफिस में जो भी आपके पास अपनी लोकेशन है, उसमें आप अगर सोलर सिस्टम लगा देते हैं 5 kVA का, 10 kVA का, 15 kVA, 20 kVA, जितनी जगह आपके पास मौजूद है, क्योंकि उनकी सोलर प्लेट्स के हिसाब से है, तो वो जो आपको जनरेशन अपनी दिन में होती है, जितनी देर सूरज होता है उतनी देर उसकी जनरेशन होती है। जैसी वो प्रोडक्शन होती रहती है, आप अपना भी इस्तेमाल करते हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा बच गई है वो वापस चली जाती है वापडा को, और वापडा वो दूसरी जगहों पे इस्तेमाल करता है। और जब आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो आपके वो मीटर फिर दोबारा वापस आता है, और ये चल रहा है पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, रात को आप जो है वो वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं, और दिन में आपने ऑलरेडी इनको दी होती है और वापस आ पूरे सालाना मेरा ख्याल है कि आपको कोई 20-25 हज़ार रुपए टोटल जो है ना वो देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से बिजली की प्रोडक्शन हर तरफ से हो रही है। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा है, तो ये मामला हल हो सकता है। इसमें अवाम जो है ना वो पिस रही है, और अवाम को पता ही नहीं हो क्या आ रहा है उनके साथ। अवाम के इलेक्ट्रिक कर रही है, के इलेक्ट्रिक का कोई बेसिकली कोई इतना कसूर नहीं है के इलेक्ट्रिक। सर, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, इनकी सरजनिश की है, और ये कहा है कि बताएं कि असल मालिक कौन है के इलेक्ट्रिक के। कोई शर्मा नामी आदमी तो नहीं है, क्योंकि आप इस कराची के लोगों के साथ वफादार नजर नहीं आ रहे। जी देखिए, ये काम तो किसी आम अदारे का भी नहीं है, अवाम का भी नहीं है। ये वाला काम जो है वो जो हमारे अपने इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका काम है ये देखना है कि इनके पीछे कौन है, क्योंकि ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, SECB में इसके शेयर्स भी हैं स्टॉक मार्केट में के इलेक्ट्रिक के। तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके शेयर्स मौजूद हैं, अवाम के पास उसके शेयर्स होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके मालिकान कौन है। बड़ा इजी है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, मैंने खुद देखा है कल कि उन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे जो है कहीं ये कहीं के इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक का नाम मैं नहीं लेता, मैं बात करता हूँ कि कराची को जो बिजली सप्लाई होती है क्या वो बम्बई से कंट्रोल हो रही है? जो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये क्या, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वहाँ से कंट्रोल हो रही है, उन्होंने कहा क्या ये वहाँ से कंट्रोल हो रही है। तो ये इस चीज़ को मॉनिटर करना, इस चीज़ को देखना, इसका ऑडिट करना, सब चीज़ों का ये हमारे जो अपने अदारे हैं उन अदारों का काम है कि इसको चेक करें कि ये कहाँ से कंट्रोल हो रही है, क्यों कंट्रोल हो रही है। अब आप जब के इलेक्ट्रिक का जो या वापडा का भी बिल उठा के देखें तो बिल में आपको पता ही नहीं है, आपकी यूनिट आपकी अगर 9 रुपये या 14 रुपये या 20 रुपये पर यूनिट है। एक तो ये एक मसला ऐसा गंभीर बनाया हुआ है ना, पता नहीं क्यों, कि जी आप इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने 300 यूनिट, 100 यूनिट तक कितना, 300 यूनिट तक कितना, 700 यूनिट तक कितना, इसमें उलझा के रख देते हैं। मीटर रीडर इसके ऊपर आके कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जब आप देखते हैं कि 295 यूनिट है वो लिख जाते हैं 305 यूनिट। क्या फ़र्क पड़ता है?
कोई ऐसा जो रेजिडेंट्स हैं कराची के ख़ास तौर पर और पूरे पाकिस्तान में लोग, वो ये तो डेली मीटर तो नहीं चेक करते ना कि मेरा कितना वो चेक करेंगे कि उनकी रीडिंग अगर 1412 है तो देखेंगे आज 1418 है तो बाकी 12 पे और रीडिंग हुई होगी। मगर ये मीटर रीडर भी ये कर जाते हैं कि मैंने खुद नोट किया है कि रीडिंग जो थी उससे आगे करके लिख दी थी ताकि उसको 300 की उसमें मद में चला जाए, बिल ज़्यादा बढ़ जाए। इतने बिल आए जितनी उनकी तनख्वाहें भी नहीं है और लोग बड़ी परेशानी की हालत में हमने देखे हैं अभी ये कोविड के नज़रिए में खास तौर पे। एक छोटा सा वक्फा है जनाब, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात कर रहे हैं हम आज लोड शेडिंग के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, मेजर अनवर खुर्शीद साहब। सर, हम बात करें लोड शेडिंग की, आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक कंपनी जो लोगों से अरबों रुपए ले रही है लेकिन उसके बाद भी वो सहूलत नहीं दे पा रही, तो सर क्या कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती, कोई और इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर, इसकी मोनोपोली क्यों है? जो सहूलतें नहीं दे सकती, इसके पीछे बहुत सारे और भी मामले हैं। सबसे पहले तो इसके जो अपने बिल्स हैं, इसकी पेमेंट्स हैं जो कि सरकारी इदारों ने करनी है, वो इतनी ज़्यादा हैं। अगर वो इदारे इनको पेमेंट कर दें के इलेक्ट्रिक को तो उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। वो के इलेक्ट्रिक क्या करती है कि वो सारे अवाम के ऊपर वो देखें ना आपने, वो जून 2019 का भी उसमें आ रहा है बिल, थोड़ा सा 100-200 रुपये। एक आदमी के 100-200 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो 1 रुपया भी हो तो कितने अरबों में चले जाते हैं। तो वो 100-200, अच्छा 2-2 महीने का वो लग के आ रहा है, वो करने जाओ पता ही नहीं किस चीज़ का आ रहा है जी। वो फलाना था, वो ये नेपरा से पूछे। वो मैं लेके गया 2 दफ़ा, कराची में भी इस्लामाबाद में भी, दोनों जगह मुझे कहा गया जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, नेपरा के पास जाएं। और नेपरा के पास कैसे जाएं? नेपरा ने हमें क्या, हम बिजली आपसे ले रहे हैं और हम वापडा से ले रहे हैं और बिल आप भेज रहे हैं उनके पास बताने को। उन्होंने कहा जी नेपरा ने दिया, और ये उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे ये कहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि ये जी सुप्रीम कोर्ट से हुआ ये तो पिछले साल से आज से 12 महीने 14 महीने के पैसे उसमें डाल रहे हैं। अच्छा, उस पर फिर टैक्स लग रहा है। जब टैक्स लगते टैक्स अंदर आ रहा है, बिजली पर टैक्स लग रहा है, बिजली पर टैक्स लगने के बाद जब टोटल होता है, टोटल के ऊपर भी टैक्स लगता है। जो आप एक दफ़ा टैक्स दे चुके हैं उसको दोबारा आप उस बीच में आप टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स पे टैक्स लगता है। और ये सबको पता है। जब ये किसी जो टैक्स को समझते हैं उनसे बात करते कहते हैं यस, कर कुछ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि आप किसी दूसरी कंपनी की बात करें, एक मायदे हुए हैं पहले से मायदे करना। और जैसा कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा इस कंपनी में बाहर के लोगों के शेयर्स हैं, दुबई का नाम लिया है, शायद कुवैत का या सऊदी और कुवैत का नाम लिया है, तो उन लोगों के शेयर हैं। अगर इनका आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं के इलेक्ट्रिक का, तो उसके लिए आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी उस पर जाना पड़ेगा। आपने कितना उनको पे करना है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, या उस वक्त तक चलना पड़ेगा जब तक इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, या इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इस किस्म का जुर्माना करे। मगर अगर वो जुर्माना अगर पैसों में होगा तो अल्टीमेटली फिर वो अवाम पे चला जाएगा, अवाम से काटेंगे वो। तो बेहतर यही हो सकता है, या तो इंतज़ार करें जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 2024 में ख़त्म हो रहा है, और उतने दिनों में अपने ये जो लग रही है हमारी विंड पावर टर्बाइंस लग रही हैं वो लगाते जाएँ, अगले साल भी होती रहेंगी। ये टोटल विंड पावर इतनी लग जाएंगी कि पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली, इससे ये फर्नेस ऑयल और गैस, हमें गैस घरों के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, सरकारी इदारे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वाजिबात अदा करने हैं के इलेक्ट्रिक के, तो ये एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले ये सारे पैसे इनको अदा करने पड़ेंगे, या ये इसी तरह एज इट इज़ उधार जो है अगली कंपनियों पर चढ़ जाएगा? हो नहीं सकता ना कि अगली कंपनी पे ये आधार चले। अगली कंपनी जो भी आएगी, कोई चाइनीज़ कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, शायद इसीलिए कि इनका एग्रीमेंट अभी चल रहा है। तो वो तभी होगा कि जब तक तमाम डेट्स, तमाम वाजिबात 0-0 नहीं होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी नहीं हो सकता। सही चलता रहेगा। एक और ख़ास देखें, सोलर टेक्नोलॉजी
देखिए शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली हासिल की जा रही है, दुनिया भर में काम हो रहा है इस पर। पाकिस्तान में भी ये हम अभी देखते हैं कि हमें कहीं कहीं जो है वो पैनल्स नज़र आ जाते हैं, किसी ने छत पे लगाए हुए, मगर ये आम नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसे और ज़्यादा कॉमन होने की ज़रूरत है? जिस जहाँ डिफेंस जैसे इलाके हैं, बड़े बड़े जहाँ पे घर हैं, यहाँ पे अगर 1 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हो रही है एक प्लॉट के ऊपर, तो वहाँ 5-6 लाख रुपए का ये सेटअप अगर लगता है तो वहाँ तो कॉमन हो, ताकि या वो जो दूसरी आबादियाँ भी हैं वहाँ भी अगर पूरा एक दफ़ा का सेटअप जो है अगर 60-70 हज़ार रुपये में, लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में अगर सेटअप लगता है और साल साल आपको बिजली प्रोवाइड करेगा ये शमसी तवानाई का, तो ये प्लानिंग में या कुछ कंपनियां ऐसी आनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। वो जिस हवाले से आपको लगता है कि काम तेज़ किया जा सकता है? ये जो अपना सोलर का है सिस्टम, ये है तो सही, मगर इसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, फिर उसकी लुक आफ्टर भी करनी पड़ती है। वो एक जो रेजिडेंट होगा उसको एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा, ये उसको फ़ायदा तो है मगर उसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है। अगर उसकी छत है, वो छत अपना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो उसको प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए होंगे। तो अभी तो गांव देहातों में भी अब जाएं, आप जीटी रोड पे जाएं, इस्लामाबाद तक जाएं, आगे जाएं, लोगों ने एक दुकान वाले ने एक सोलर पैनल रखा होता है और अपना दिन को पूरी वो लाइट इस्तेमाल करता है, रात को उसको तार के अंदर लगा देता है कि चोरी भी ना हो, तो वो चला जाता है। चल रहा है, ये काफ़ी है। इसकी एग्जैक्ट आई डोंट नो कि कितनी इसकी प्रोडक्शन हो रही है सोलर की पूरे पाकिस्तान में, मगर चल सकता है। मगर एक वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है ना, उसकी लुक आफ्टर करना, सब कुछ करना। जैसे पहले विंडो एसी होते थे बड़े, अब वो स्प्लिट आ गए, अब उससे भी छोटे आ गए, तो हर आदमी ये चाहता है कि उसको आसानी मिले। तो उसमें ज़रा सोलर सिस्टम में ये है कि उसको फिर उसकी देखभाल, टेक केयर करने के लिए वो मसला होता है। अदरवाइज़ वो ठीक है। अभी डिफेंस में देखें सारी छतों पे सोलर पैनल लगे होंगे, वो थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा देखने में भी मसले होते हैं, अच्छा नहीं नज़र आएगा ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत दुक्का ठीक है चल जाता है, मगर वो उस तरह से एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होगा उसकी केयर। एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ये जो बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हैं, जो इदारे हैं, ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे शमसी तवानाई पे काम करने के लिए कुछ कंपनियां आके काम करें। देखिए जी, ये अभी बिजली से हट के हम चले गए सीधा बिजनेस पे। बिजनेस में जो भी बिजनेस करता है वो तो चाहता है कि मेरा काम चले, दूसरे की बजाय मेरा काम चले। तो वो तो हर कोई यही चाहेगा कि ये वाला काम ना चले। वो जब वो इंट्रोड्यूस करेंगे, सोलर वाले कहेंगे कि जी इसके अंदर ये अच्छाइयाँ, ये अच्छाइयाँ, ये अच्छाइयाँ, उसके साथ उसकी दूसरा जो बिजली देने वाले हैं इंडिपेंडेंट, वो कहेंगे जी इसमें ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ। वो दोनों उसकी बुराइयाँ बयान करेंगे, वो उसकी अच्छाइयाँ बयान करें, वो तो है। ठीक है सर, लोड शेडिंग के हवाले से ये भी कहा जाता है कि लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह बिजली चोरी भी है। तो बिजली जो चोर हैं, मतलब जिस इलाके में बिजली ज़्यादा चोरी होगी वहाँ पे लोड शेडिंग होगी, तो वो जो बिजली चोर है उनको कैसे पकड़ा जाए, उनके साथ क्या सलूक किया जाए, और क्या वाकई इनके इख्तियार में है कि उन लोगों को, चोरी करने वालों को पकड़ लिया जाए? जब ये बिजली पीछे से सप्लाई होती है तो उसके अंदर से जब उसकी रीडिंग आती है तो उसमें पता चलता है कि लॉसेस कितने हुए हैं। लॉसेस तो एक लाइन लॉसेस होते हैं और दूसरे ये लॉसेस होते हैं जो चोरी होती है। तो चोरी होती है और उस जगह पे लोड शेडिंग करना ये कोई इंसानियत नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप जिस जगह चोरी हो रही है उस जगह बिजली बंद कर रहे हैं, जिस जगह चोरी नहीं हो रही है उनको बिजली दे दें। दोनों मखलूक़ात जो चोरी करते हैं या जो चोरी नहीं करते बिल देते हैं, तो अल्लाह की मखलूक ना, आप उसको उसकी बेसिक राइट तो आप देंगे ना। जो चोरी करता है आप उसको चोरी वाला जो उससे एक्शन लगता है उसके ऊपर करके उसके साथ चोरी कर रहा है उसको, चोर को पकड़े और चोर को पकड़े, बाकी लोगों को सजा बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अनवर साहब, आप तशरीफ लाए और हमने इस हवाले से बात की। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास और ज़हरा रज़ा को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।